मैंने साथियों के मशवरे पर दिल्ली के फालम एयरपोर्ट, बम्बई के सांता क्रूज एयरपोर्ट और श्रीनगर के कार्गो सेक्शन को टारगेट बनाने का प्लान बनाया। इसके अलावा दिल्ली में फ्रीट के दौरान खुद साख्त मालूटोप बमों के धमाके भी करने थे। एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में धमाकों में हमने आतिशगीर मादा इस्तेमाल करना था ताकि जानी नुकसान कम से कम और माली नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। दिल्ली में फौजी फ्रीट का तो हम कुछ न बिगाड़ सकते थे, इसलिए फ्रीट के आखिर में सुबह के फ्लोट्स को इनके स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मालूटोप बमों से निशाना बनाना था। बजाय बोतलों के हमने दस्ती थर्मास के टीन के खोलों से बम बनाने का फैसला किया। सर्दी का मौसम होने की वजह से बोट्स हाथ में देखकर इंटेलिजेंस वालों को शुबा हो सकता था, लेकिन चाहे बड़ी थर्मास तो फ्रीट देखने वाले अक्सर साथ लाते हो गए और इन तरमासों में हमारे 4-5 चाय बड़ी तरमास बानसानी नज़रअंदाज किए जा सकते थे। अपने साथियों के मशवरे से प्लान मुकम्मल करने के बाद मैं बशीर के गैराज में गया और उसे प्लान बताया। आतिश ग्रेनेड तो मैं अपने सीनियर के दिए हुए नए हमदर्द से दिल्ली में हासिल कर सकता था, लेकिन मालूटोप बमों के लिए मैंने बशीर को कहा कि 4-5 तरमास लेकर इन पर ऐसी लकीर लगा दी जाए जैसे बमों पर होती है। एयरपोर्ट धमाकों के लिए इसने कहा कि पहले वाले 4 में से 3 लड़कों को भेजेंगा। इनमें से एक लड़का जो कई बार बम्बई जा चुका है उसे बम्बई के लिए मुंतखब किया गया। दिल्ली का पालम हवाई अड्डा तो सभी ने देख रखा था, वह भी काम दिखाना मुश्किल न था। बात श्रीनगर के हवाई अड्डे पर आकर ठहर गई। 71 के जंग के बाद भारतीय फौज मकबूजा जम्मू कश्मीर में अददी क़ुव्वत बहुत बढ़ा दी गई थी और सर्दियों में तो अवामी आमदरत बहुत कम हो जाती थी। इन हालात में अगर मिशन कामयाब हो भी जाए तो बाहर निकलने के लिए 2 ही रास्ते थे, एक जिहाद और दूसरा सड़क। इन दोनों पर चेकिंग के दौरान अगर कोई अपनी अमदरत और इंसान का खातिर खा जवाब न दे सके तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। हम इस खतरे के पेश नज़र श्रीनगर को प्लान से निकाल दिया और बकाया की भरपूर तैयारी शुरू कर दी। अगले रोज़ मैं नए हमदर्द के पास पहुंचा। इसकी फैक्ट्री दिल्ली से मुल्हिका इंडस्ट्रियल एरिया में थी। मैं फैक्ट्री के वेटिंग रूम में काफ़ी देर बैठा रहा और इसके फ्री होने के वेट करता रहा। खासी देर के बाद जब वो फ्री हुआ तो इससे दफ्तर में मुलाकात हुई। चिट पर मैंने अपना कोट पहले ही से लिख रखा था। मैंने वो चिट इसकी मेज़ पर रख दी पहली और अचानक मुलाकात पर चिट देखकर वो कुछ न समझा और सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने उसे कहा कि उसे उल्टा पढ़कर इससे फौरन बात समझ आ गई। मेरे दफ्तर में दाखिल होते वक्त मेरे सलाम का भी उसने रस्मी सा जवाब दिया था। अब उठकर उसने मेरे साथ मानिका किया, खैरियत पूछी और कहा कि हम इकट्ठे दफ्तर से बाहर निकलते हैं। मजीद गुफ्तगू गाड़ी में करेंगे। इससे पहले हमने अपने कोड को 2 मरतबा दोहराया था ताकि एक दूसरे की पहचान करने में कोई शक शुबा न रहे। दिल्ली जाने वाली सड़क पर इसने धीमी स्पीड से गाड़ी चलानी शुरू कर दी और मुझसे आमद की वजह पूछी। मैंने उसे कहा कि मुझे 6 अदद ऐसे हैंड ग्रेनेड दरकार है जिनके पिन निकालने के बाद वो 15 मिनट बाद फटे। आम ग्रेनेड के फटने का टाइम 6 सेकंड है। इसने कहा कि ऐसे ग्रेनेड तो दस्तयाब नहीं, लेकिन हमें वो ऐसे टाइम बम दे सकता है जिनके टाइम खुद सीट किए जा सकते हैं। इसने कहा कि आइंदा पीर के रोज़ ठीक इस वक्त में इसी फैक्ट्री में 500 कदम के दूर पर मिलो और लिफ्ट मांगने के लिए इशारा दूँ। गाड़ी में ही वो मेरी मतलूबा अशिया एक सूटकेस में पैक कर मेरे हवाले कर देगा। इसने बताया कि मैं फैक्ट्री में तकरीबन 80% गैर मुस्लिम काम करते, इसलिए आपका फैक्ट्री में आना मुनासिब नहीं। उसने मुझे अपने घर और फैक्ट्री के फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आइंदा जब भी कोई काम काज हो मुझे फ़ोन करके सिर्फ इतना कह दिया करना कि आज मौसम बहुत अच्छा है। तुम्हें अगले रोज़ शाम 6 बजे आपको एयरपोर्ट रोड पर पानी की सबील के पास से गाड़ी में उठा लिया करूँगा। इसने कहा कि आपको पैसे देने की भी हिदायत मिली है, इसलिए सूटकेस में 1 लाख रुपया भी होंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमारे लिए काम भी करना चाहते और कुछ डरा हुआ भी है। इसने मुझे दिल्ली के शुरू होते एक ठीक सी स्टैंड पर उतार दिया। मेरी आदत है कि अगर किसी से मिलने के लिए किसी जगह से वाकिफ न हो तो मैं पहले इस जगह की रिकी कर लेता हूँ ताकि मिलने के वक्त तलाश करने में टाइम ज़ाया न हो। टैक्सी स्टैंड से मैंने टैक्सी लेकर स्पोर्ट रोड पर जाने का कहा। ड्राइवर ने मुझे पूछा कि एयरपोर्ट किस जगह पर जाना है, तो मैंने कहा कि ठंडे पानी की सबील वाली कूटी के पास। इस सड़क पर शायद एक ही कूटी सबील वाली थी। ड्राइवर ने मुझे ठीक इस कूटी पर उतार दिया। टैक्सी को पार्क करके मैंने कूटी पर लगी नाम प्लेट पड़ी तो मालूम हुआ कि वो कूटी मशहूर पहली मानहामो शमा और ससमा के मालिक यूनुस दिल्ली की थी।
मैंने मजीद कुछ दूर आगे पैदल चलकर टैक्सी पकड़ी और अपने होटल आ गया। अपनी तरफ से 26 जनवरी के इस्तकबाल के लिए अपनी तैयारियों में मशगूल थे और इस दौरान पाकिस्तान से 2 मरतबा डाक मिले और हमने अपनी डाक भेजी। यशवंत बाकायदगी से डाक का पैकेट मेरे साथियों के हवाले करता और हर बार 2000 लेता था। पाकिस्तान से ट्रांसमीटर पर भी हमारी खैरियत पूछी जाती, हर काम मामूल के मुताबिक हो रहा था। बशीर ने तरमास की चीख खोल मेरे कहने के मुताबिक बनाए थे और चारों लड़कों को इनके मिशन बता दिए गए थे। आइंद पीर को मेरे न्यू कनेक्ट ने मुझे 6 टाइम बम और 1 लाख रुपया दिया। मैं या मेरे साथी बज़ाहिर मिशन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन जंग की दोनों की तरह साथी का घर ऑपरेशन रूम बन गया जहाँ पर बाहमी फैसले होते थे। मैं तकरीबन हर रोज़ बशीर के गैराज जाने लगा। चारों लड़के भी वहाँ आ जाते थे और मैं उन्हें मिशन के दौरान पेश आने वाले हालात और इनसे निपटने के तरीके बताने लगा और हंगामी सूरत हाल से कैसे बाहर निकलता है। इन लड़कों को दलीरिया और खुशी खुशी मेरे हिदायत पर अमल करने बार बार रेल सेल के बावजूद बिल्कुल फ्रेश रहते। मुझे यकीन हो गया कि लड़के अपना अपना मिशन ज़रूर कामयाबी से पूरा करेंगे। जनवरी की तीसरे हफ्ते मैंने उन्हें 2 टाइम बम ला कर दिए और उन्हें ऑपरेट करने की बार मशक कराई। मैंने उन्हें टाइम बम पर 20 मिनट का टाइम लगाने का भी बार बार मशक करवाया और उन्हें समझाया कि टाइम बम कार्गो सेक्शन में कार्गो ने बड़े बड़े बंडलों के नीचे रखने की हिदायत की और कार्गो सेक्शन में दाखिल होने के लिए उन्हें बताया कि एजेंट अक्सर सामान बुक करवाने और छुड़वाने के लिए आते और इनके हमरा ही इनके साथी का तौर पर दाखिल हो तो उन्हें बड़ी आसानी रहेगी। अचानक तबीयत खराबी का बहाना करके किसी बड़े कार्टन पर बैठ जाए और तेला जिसमें बम रखा होगा इसको छुपा कर टाइम स्विच ऑन करके पिछले कार्टन के पीछे रख दे और फिर जल्द अज जल्द वहाँ से निकले और ख्याल रखे कि 20 मिनट में आप एयरपोर्ट या कम से कम कार्गो सेक्शन से निकलकर मेन टर्मिनल तक पहुँच जाए और जितनी जल्दी मुमकिन हो इसके एयरपोर्ट से जितना दूर जा सकते हो चले जाए। फालम एयरपोर्ट पर आरिफ उन्हें 2 मरतबा लेकर गया और कार्गो सेक्शन में ले जाकर हकीकतन उन्हें वहाँ का माहौल दिखाया। इसने सिलेक्शन के एक कारकुन से पूछा कि रोज़ कितने कार्गो आते हैं और कुछ और मालूमात लिए और वापस आ गए। बम्बई के मुतलक हमने फैसला किया कि 2 लड़के जाए, एक मिशन पूरा करे और दूसरा इसको कवर देगा। बशीर ने उन्हें 4 पिस्तौल भी दिए कि अगर रश ज़्यादा हो तो हवाई फायर करो और अगर कोई जवाबी फायर करे तो उसे गोली मार कर वहाँ से निकलने की कोशिश करे। 18 जनवरी को 2 लड़के बजरिया ट्रेन बम्बई रवाना हो गए। बशीर ने उन्हें एक एड्रेस ज़्यादा ज़ुबान याद करवा दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो उस एड्रेस से न सिर्फ मदद हासिल कर सकते हैं बल्कि रोपरोश भी हो सकते हैं। बशीर ने अब इस कनेक्ट को पूर्ण करके बता दिया कि इन नामों के लड़के आए तो इनकी हर तरह से मदद की जाए। मुझे नज़ीर, आरिफ और इन लड़कों की गर्मजोशी ऐसा महसूस हो रहा था कि इस मिशन का अपना ज़ाती काम समझकर करेंगे। इन लड़कों की बम्बई रवानगी के बाद मैंने बशीर के साथ मिलकर मालोटो बम तैयार किए। ये बम बनाने की तरकीब मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि इसकी तरकीब जानने के बाद हर घर बम फैक्ट्री बन सकता है। बशीर ने अपने ग्रुप में से 4 लड़के इस काम के लिए चुने और मैं उन्हें ये बम एक्टिव करने और फेंकने के 20 बार रिहर्सल करवाई। 25 जनवरी को जब हम मिले तो फालम एयरपोर्ट और फ्लाइट पर जाने वाले लड़के बिल्कुल तैयार खड़े थे। बशीर ने मिशन के बाद 2 मुख्तलिफ जगहों पर से लड़कों को उठाने के लिए 2 प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त भी कर रखा था। मैं और मेरे साथी फ्लाइट देखने जा रहे थे। मेरे नंबर 2 ने मिशन के दौरान तस्वीर बनानी थी और एक साथी ने उसे कवर देना था। दूसरे 3 साथियों ने लड़कों को कवर देना था। पालम एयरपोर्ट पर कार्गो सेक्शन में अंदर ले जाने की जिम्मेदारी आरिफ ने ली थी। 26 जनवरी 8:30 बजे दिल्ली में फ्लाइट पर और 11 बजे दोनों एयरपोर्ट्स पर कार्रवाई का वक्त पहले ही मुकर्रर कर दिया गया था और मुकर्रर वक्त पर तब्दीली सिर्फ मुकम्मल देखकर ही की जा सकती थी। बम्बई जाने वाले लड़कों ने बम्बई पहुंचकर आरिफ को फोन करके सांता क्लाज एयरपोर्ट का जायजा लेने का बता दिया था। ये हमारा पहला मिशन था जिसमें सिर्फ हम लोग निगरानी कर रहे थे और सारा मिशन इन लड़कों ने पूरा करना था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 25 और 26 जनवरी के दरमियानी रात मैंने बड़ी बेकरारी में गुजारी थी। तमाम रात में अल्लाह के हुजूर मिशन की कामयाबी और साथ मिशन पूरा करने वाले लड़कों की सलामती के लिए भी दुआ करता रहा था। 26 जनवरी को सुबह सवेरे ही तैयार होकर मैं होटल से बाहर आ गया। 8 बजे इंदिरा गांधी ने लाल किले पर भारतीय परचम लहराना था और 8:30 बजे पीरियड का आगाज होना था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक टैक्सी मिली जिसने मीटर की बजाय मुंह मांगे दाम लेकर मुझे पीरियड का नुक्ता आगाज से ज़रा दूर ही उतार दिया। पीरियड के लिए भारत की 3 अफवाज के दस्ते, टैंक, तोपें, मिसाइल
बैटरीज, मोबाइल राट के ट्रक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते, उन सवार सहराई जंग के लड़ाके दस्ते, इंजीनियरिंग के आरिजी पुल बनाने वाले दस्ते, मोबाइल ट्रक तरतीब में फिरट के इंतज़ार में खड़े थे। इनके बाद मेरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस और CMH की नर्सों के दस्ते थे। इनके बाद स्काउट तलबा और तलबात की टोलियाँ PT के मुजाहरे के लिए मौजूद थी। सबसे आखिर में सूबे की सकाफती नुमाइंदगी करने वाले फ्लोट थे। पीरियड देखने के लिए तमाम मुल्क के सफीरों और VVIP शख्सियतों के लिए सलामी के चबूतरे के दोनों अतराफ शामियाने लगे हुए थे। भारतीय सदर ने सलामी लेनी थी, जबकि तीनों अफवाज के सरबराह और वजीर आजम के लिए चबूतरे पर बैठने का इंतजाम था। पीरियड देखने के लिए आवाम की बहुत बड़ी तादाद पीरियड के नुक्ते आगाज से लेकर कुर्सियों के तवील सिलसिले के बल मुकाबिल सड़क पर खड़ी थी। बारिश से बचने के लिए दोनों अतराफ बल्कि हर तरफ छतरियाँ ही छतरियाँ नजर आ रही थी। सारे इलाके में जा बुझा भारतीय फौज और पुलिस के जवान सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। ये इतनी बड़ी पीरियड थी कि सलामी के चबूतरे से 1 किलोमीटर पहले चौक में दाएं जानिब वाली सड़क पर भी खासी दूर तक पीरियड में शमूलियत करने वाले मौजूद थे। मैंने लड़कों को पहले ही समझा दिया था कि जब पीरियड शुरू होने का ऐलान हो जाए तो इसके बाद ही वो कार्रवाई करे, क्योंकि ऐलान का मतलब ये होगा कि सदर, वजीर आजम और तमाम अहम शख्सियात पीरियड देखने के लिए आ चुकी होंगी। इसलिए मैंने कार्रवाई का वक्त मुकर्रर करने के बावजूद हालात की मुनासिबत से वक्त की तब्दीली का इख्तियार उन्हें दिया था। हमने जो मालोटोब बम बनाने थे, इनका मकसद सिर्फ फ्लूट्स में आग भड़काना और तोड़ फोड़ का काम लेना था। 26 जनवरी को भारत में आम तातील थी। सिर्फ लाजिमी डिपार्टमेंट मसलन फायर ब्रिगेड, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह की छुट्टी नहीं थी। हमारे सब इंतजाम मुकम्मल थे और अब सब काम लड़कों ने करना और अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी देनी थी। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। हमने भारत में अब तक जो भी काम किए थे वो खुफिया और अंडरग्राउंड किए थे। कुल आम और लाखों अवाम में नीम तरबियत याफ्ता लड़कों के साथ धमाके करवाने के लिए हमारा पहला तजुर्बा था। भारतीय सिक्योरिटी का फुल ध्यान पीरियड मुसल्लह अफवाज और फौजी असलहे की हद तक था। इसलिए पीरियड में शामिल दस्तों की सिक्योरिटी बहुत कम थी और प्लूटो पर तो बहुत कम इक्का दुक्का पुलिस के सफाई नजर आते थे। मेरा यहाँ कोई काम न था। मैं पहले ही DMI की नज़रों में आ चुका था, लिहाजा अच्छे नताइज की तमन्ना और तवक्को लिए हुए मैं अपने होटल वापस आ गया। धमाकों के बाद होटल में मेरी मौजूदगी भी मेरे ऊपर किसी किस्म के शक को दूर करने के लिए काफ़ी थी। मैंने बशीर और अपने साथियों से ये तय किया था कि धमाकों के फौरी बाद वो अपने अपने ठिकानों पर वापस चले जाए। लड़के बशीर को अपनी मिशन की रिपोर्ट दे बाद दोपहर 3 बजे मैं साथियों के घर जाऊंगा और नज़ीर के फ़ोन से बशीर से राबिता करूंगा और बशीर के और लड़कों की और अपने 2 साथियों की जो लड़कों को कवर दे रहे थे के रिपोर्टों का मुआजिना करूंगा। दिल्ली पार्लियामेंट एयरपोर्ट की रिपोर्ट भी इतनी देर तक आ चुकी होगी और मुमकिन था कि बम्बई से भी इस वक्त तक रिपोर्ट मौसूल हो जाए। 3 बजे मैं साथियों से मिलने के लिए होटल से निकला। ठीक सीधी मुझे नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली जाना था। रास्ते में कई सिग्नल आते थे। एक सिग्नल पर जब टैक्सी रुकी तो अखबारों के ज़मीन में भेजने वाला चिल्ला कर ज़मीन में भेज रहा था। अंग्रेज़ी का सिर्फ एक ही ज़मीमा मिला, बाकी सब हिंदी के थे। ज़मीमे में सुर्खी में 4 प्लॉट्स पर धमाके, आग लगने और प्लॉटों पर मौजूद 20 से ज़्यादा अफराद की जख्मी होने की खबर थी। दूसरी सुर्खी में पालम एयरपोर्ट में कार्गो सेक्शन में धमाके, छत गिरने का लिखा था। अखबार में ये भी लिखा था कि 2 धमाकों वाली जगहों पर कोई गिरफ्तार में अमल में नहीं आई और पुलिस कार्गो सेक्शन के अमले की हिरासत में लेकर पूछगछ की रही है। प्लूटो पर धमाके की वजह से अफरा तफरी में लोगों को भागने की वजह से कई लोग गिरकर जख्मी हुए थे। जो खबर में सुनने के लिए साथियों के पास जा रहा था, इसका कुछ हिस्सा तो मुझे समीमे में ही मिल गया। यहाँ पर मैं कायरीन को दूसरी जगहों पर धमाकों के मुतल्लिक़ कुछ बताना चाहता हूँ। कार्गो सेक्शन में धमाका करने वाले लड़कों को मैंने ये हिदायत की थी कि बम को ऑन करके कार्गो सेक्शन के डब्बों के पीछे फेंक दे। इस धमाके की शिद्दत में कमी होती है। 307 दर्जे की गोल दायरे में 180 दर्जे ताकत तो फर्श पर गिरने से ख़त्म हो जाती है। बाकी 180 दर्जे में तकरीबन 140 दर्जे बम की शिद्दत बड़े कार्टन के डब्बों को दोनों अतराफ से तबाह करके आग लगा देती है। जबकि 35 से 40 दर्जे की धमाके शिद्दत नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जिसके नतीजे में कई कार्टन तबाह हो गए और आग लग गए। छत का एक हिस्सा गिर गया और फर्श पर गड़ा पड़ गया। अलबत्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लोट्स पर मालोटोब बम चौंक के फेंके गए थे, इसलिए थर्मास के खोल के टुकड़े से लोग जख्मी हुए और फ्लोट्स जो लकड़ी के ढांचों की बनाए गए थे, इनमें पूरी आग लग गई। दिल्ली में हमारा मिशन पूरी तरह कामयाब हो गया था।
साथियों के घर पहुंचकर मैंने नज़ीर और आरिफ को बुलवाया और इतनी देर तक साथियों से तफसील पूछता रहा। हमने जो मालोटोप बम बनाने थे वो आम मालोटोप बमों की निस्बत अपग्रेड थे। साथ ही इस बम की कारकर्दगी पर हैरान थे। उन्होंने बताया कि चारों लड़कों ने तरमासी के बाद दीगर प्लॉटों पर उछाले। बम जोरदार धमाकों से फटे और इनके टुकड़े ने न सिर्फ प्लॉटों पर खड़े हिस्सा लेने वालों को जख्मी किया बल्कि फिर देखने वाले भी जख्मी हुए। हम बम फटने पर आग लग गए और लोग अफरा तफरी में भागने शुरू हुए तो लड़के भी इनमें शामिल होकर भाग गए। बशीर ने इनके लिए गाड़ी का पहले ही इंतजाम कर रखा था, लिहाजा वो सब बखैर आफियत से मंजिल पर पहुंच गए। आरिफ ने बशीर को फ़ोन करके इस बात की तस्दीक कर ली थी। आरिफ नज़ीर के घर आ चुका था। मैं नीचे आया और दोनों को मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद दी। आरिफ ने बताया था कि एयरपोर्ट पर कार्रवाई करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। कार्गो हाल में इस वक्त 2 आदमी ही मौजूद थे। लड़के ने कार्टन्स देखते ही बम ऑन कर लिया था और अचानक एक कार्टन पर बैठ गया जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मुकम्मल ही इसने बम वाला तीला कार्टूनों के बीच फेंक दिया। इसने स्टाफ से कहा कि मुझे 11 बजे या एक क्लियरिंग एजेंट से मिलने का कहा था, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम से वापस जाना है। अगर कोई आकर मुझे पूछे तो कहना कि चंदर आकर चला गया। ये कहकर लड़का बाहर चला आया। मैं एयरपोर्ट से बाहर गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा था। वो बमुश्किल गाड़ी में ही बैठा था कि अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। हमारा काम मुकम्मल हो चुका था और हम वापस आ गए। गाड़ी बशीर ने भेजी थी। मेरे रास्ते में उतर गया। गाड़ी लड़कों को लेकर नज़ीर के घर चली गई। अब तक मुझे बम्बई के अलावा सारी रिपोर्ट मिल चुकी थी। नज़ीर के फ़ोन से बशीर से रब्ता किया गया तो उसने बताया था कि अभी तक बम्बई से कोई खबर नहीं आई। मैंने बशीर को कहा कि बम्बई से जो भी खबर आई इसलिए उसे अल्फाज में आरिफ को बता दें। न जाने मुझे क्यों महसूस हो रहा था कि दिल्ली में लोगों को टेलीफोन पर ऑब्जर्वेशन लग चुकी होगी। मैंने नज़ीर के घर चाय पिया और साथियों को बताकर अपने होटल चला आया। दूसरे रोज़ मैं अभी कमरे में ही था कि मेरे नंबर 2 का फ़ोन आया और उसने हमारे तयशुदा कोड में बताया कि चाय की 2 पट्टियाँ बगैर टूट-पेट के गोदाम में पहुंच गई है। इसका मतलब ये था कि बम्बई गए हुए लड़के अपना मिशन मुकम्मल करके बम्बई में मौजूद महफूज ठिकानों पर पहुंच गए हैं। मुझे इनकी तरफ से भी तसल्ली हुई तो मैंने नाश्ता कमरे में मंगवा लिया और अपने मुकर्रर करदा 2 अखबार ट्रिब्यून और टाइम ऑफ इंडिया देखने शुरू कर दिए। दोनों अखबारात के फ्रंट पेज पर पीरियड के दौरान धमाके, दिल्ली एयरपोर्ट पर धमाका और बम्बई सांता क्लास एयरपोर्ट पर धमाकों और तस्वीरें समेत खबरें छपी थी। ट्रिब्यून ने तो अपने इदारे में साफ लिखा था कि 26 जनवरी को बम्बई और दिल्ली में धमाके पाकिस्तानी एजेंट या सिखाजादी पसंदों ने किए। टाइम ऑफ इंडिया ने शानदार पीरियड को सिंबल ऑफ निगलिजेंस करार देते हुए कहा कि ऐसी नुमाइश पीरियडों की बजाय हमें अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। दुश्मन हमारे इतने अंदर घुस आए कि इतनी बेखूबी से कार्रवाई कर रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पीरियड के दौरान ये हादसा दिल्ली और बम्बई के एयरपोर्ट्स पर धमाके दरअसल हमारे मुंह पर तमाचा है। अभी 31 दिसंबर के तमाचे की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि 26 जनवरी को दोबारा हमारी नाअहली की वजह से तमाचे खाने पड़े। मुझे अंग्रेजी जो भी अखबार इस खबर के हवाले से मिले वो मैंने पाकिस्तान भिजवाने के लिए इन धमाकों की खबर BBC ने भी नशर की थी और मुझे यकीन था कि तमाम ममालिक के सफ़ीरों ने अपने अपने मुल्क की खबर लाजिमी सुनाई होगी। यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान की तरफ से हमें ये धमाके करने की कोई हिदायत नहीं मिली थी। ये सब मैं अपनी मर्जी और मशवरे से किए थे। सखूती डागा के वाक़े को न सिर्फ हमारे सीनियर बल्कि सिर्फ सारी आवाम ने अपनी रसवाई से तशबीह दी थी और अब हम इस रसवाई का बदला लेने के लिए कार्रवाई की थी। मेरे सीनियर को इन धमाकों की खबर तो मिल चुकी थी लेकिन उनकी नहीं मालूम था कि धमाके हमने करवाए हैं। हमारी डाक से जब इनको मालूम हुआ कि धमाके हमने करवाए और पाकिस्तान के हमदर्दों का एक ग्रोह भी तश्कील दिया है तो यकीनन वो खुशी से झूम उठे होंगे। पाकिस्तान से जवाबी डाक पर इस कार्रवाई पर हमें बहुत मुबारकबाद दी और शाबाश लिखा। जब हमारे चीफ को साबिका कार्रवाई के साथ इन धमाकों का बताया तो चीफ ने कहा कि अगर इस ग्रुप जैसे मेरे पास 25 ग्रुप होते तो मैं बगैर जंग लड़े भारत को शिकस्त दे सकता था। 2 फरवरी को बशीर ने बम्बई से दोनों लड़कों को बखैर वाफियत वापस दिल्ली ले आया था। धमाकों के बाद भारतीय इंटेलिजेंस बहुत चौकस हो गई थी। हमने भी अपना डाक पाकिस्तान भिजवाने और वसूल करने के अलावा सब प्लान पेंडिंग कर दिए थे। यशवंत से डाक बाकायदगी से मिल रही थी। हम सब ज़हनी तौर पर थक चुके थे, लिहाजा मैंने अपनी सीनियर से हम सब के लिए 10 रोज़ की छुट्टी ली और प्रोग्राम इस तरह तरतीब पाया कि मैं पहले 10 रोज़ की छुट्टी अकेले गुजारूंगा, फिर मेरे साथी 2 की टोली में अपनी छुट्टी गुजारेंगे। मैंने अपने 10 रोज़ की छुट्टी शिमले में गुजारने का फैसला किया। सर्दियों में शिमले में
बर्बारी और डाकुओं में बंदरों के मुतलक मेरे वालिदैन अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाया करते थे। मेरी पैदाइश से 5 साल की उम्र तक वो गर्मियाँ शमले में ही गुजारते थे। मेरे दिमाग में शमले की धुंधली सी तस्वीर तो थी और अब मैं वहाँ जाकर इस तस्वीर को हकीकत में और इसमें रंग भरना चाहता था। मैंने अपनी साथियों को कहा कि शिमला पहुंचकर मैं अपने होटल से फ़ोन करूँगा और उन्हें फ़ोन नंबर बता दूंगा ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में वो मुझसे राबिता कर सके। पाकिस्तान डाक भेजने और वसूल करने की तारीख मेरे चिट्ठी में आनी थी, इसलिए मैंने अपनी नंबर 2 को कुरियर से मिलने की जगह और कोड बता दिया। ये कुरियर इससे पहले भी कैप्टन अरशद के हमरा मुझे और मेरे नंबर 2 को देख चुके थे। मैंने जाने की सबब की तैयारी मुकम्मल कर ली, सूटकेस तैयार किया और अपने कमरे के ज़रूरी सामान और लाकर से 1 लाख से ऊपर रकम अपने नंबर 2 के हवाले करके मुकम्मल चार्ज उसे दे दिया और अपने होटल से चेक आउट लिया और 20 फरवरी को शिमला के लिए रवाना हो गया। शिमला पहुंचकर मुझे अभी 6 रोज़ ही गुजरे थे कि मैंने नंबर 2 का फ़ोन आया। उसने बताया कि बशीर को किसी ने गोली मारकर हलाक कर दिया है और ये खबर इस नज़ीर और ने बताई थी। ये सुनते ही मेरा तफरीह मोड तो यकलक ख़त्म हो गया। मैंने साथी को बताया कि तुम में से कोई भी वहाँ न जाए, नज़ीर और को भी वहाँ जाने से मना कर दे और मैं पहली गाड़ी से वापस आ रहा हूँ। सफ़र के दौरान भी मैं यही सोचता रहा कि बशीर को किसने कत्ल किया है। पुलिस या फौज उसे कत्ल किया होता तो अखबारात में पढ़ चढ़ा कर पेश किया जाता, लेकिन इन इदारों की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। इस वारदात की तफसील मुझे दिल्ली जाकर मिल सकती थी। बशीर जैसे मुखलिस साथी को मौत मेरे लिए किसी सदमा से कम न थी। दिल्ली आकर सीधा साथियों के घर गया और तफसील उन्हें मालूम थी, उन्होंने बता दी और फिर मैंने नज़ीर और से मीटिंग रखी। नज़ीर और को भी जितना इस वारदात के मुतल्लिक़ इल्म था उन्होंने बताया, लेकिन बात समझ से बाहर थी कि कातिल कौन है। आरिफ ने बताया कि वह काम करने वाले लड़के ने बताया कि बशीर जबरात का खाने के बाद अपने कमरे में अकेला था तो एक सिख इससे मिलने आया। बशीर ने उसे अपने कमरे में ही बुला लिया और मैं चाय बनाने चला गया। चाय बनाते हुए अचानक मुझे गोली चलने की आवाज़ आई। मैं भागकर बशीर के कमरे में गया तो देखा कि बशीर के माथे पर गोली लगी और बेसुध अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था और सिख गायब हो गया था। मुलाजिम ने बशीर के करीबी जानने वालों की इत्तला दी और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आई और लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम करके पुलिस ने लाश वापस कर दी और फिर दफना दी गई। नज़ीर ने बताया कि बशीर लावारिस था मगर इसके जनाजे में हज़ारों लोगों ने शिरकत की थी। दुख और गम का एहसास अपनी जगह, मगर मैं बशीर के कत्ल को अंधा कत्ल करार दिए जाने को बिल्कुल तैयार न था। मेरे दिमाग में बार बार एक बात घूम रही थी कि बशीर दिन के वक्त भी अपनी जान पहचान के सिवा किसी से न मिलता था। इसने रात में एक अनजान शख्स को कैसे अपने कमरे में आने दिया और फिर मुलाजिम को चाय बनाने के लिए भेज दिया। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।